देखा जाए। आज का जो टॉपिक है आज का चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव की, जहाँ पर हम एक चुंबक लेंगे, चुंबक का नाम होगा NS। NS एक चुंबक है जिसमें N चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और S जो है वह चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। इन ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं क्रमशः +m और -m है। चुंबक का जो प्रभावी लंबाई है वह 2L है और चुंबक के माध्य बिंदु O से ध्रुव N तथा ध्रुव S की लंबाई क्रमशः L है। इन दोनों ही ध्रुवों से एक माध्य बिंदु O लिया जाता है और इस माध्य बिंदु O से एक सीधा लंबवत रेखा जो है वह खींचा जाता है और सीधा लंबवत रेखा खींचने के बाद r दूरी पर एक बिंदु P लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एक बिंदु P लिया जाता है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बिंदु P ही वो निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। क्लियर है इतना? अब ध्यान दीजिएगा, जब हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक होगा और एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा। तो जो क्षैतिज घटक होगा, चालू है ना? चालू है। तो जो क्षैतिज घटक होगा, मेहनत बेकार हो जाता, तो जो क्षैतिज घटक होगा वो क्षैतिज दिशा में होगा और जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा। तो ऊर्ध्वाधर घटक में जो घटक है चुंबकीय क्षेत्र के वो दो है, एक है B1 sin थीटा और एक है B2 sin थीटा। लेकिन इन दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है। B1 sin थीटा जो है वो ऊपर की ओर है तो B2 sin थीटा नीचे की ओर है। दिशाएं विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देती हैं। तो अब बचता है दूसरा चुंबकीय क्षेत्र का घटक और वो है क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक है B1 cos थीटा और B2 cos थीटा। B1 cos थीटा और B2 cos थीटा ही चुंबकीय क्षेत्र का घटक बचता है। अतः बिंदु P पर कुल जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हो जाएगा B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, क्योंकि ये तो निरस्त हो गया ना दिशाओं के विपरीत होने के कारण। तो अब B1 cos थीटा और प्लस B2 cos थीटा करते हैं तो cos थीटा तो दोनों में प्रेजेंट है, कॉमन कर लेंगे। तो cos थीटा को जैसे ही कॉमन करेंगे तो आएगा B1 प्लस B2। अब B1 का मान निकालेंगे और B2 का, तो B1 कहाँ से निकलेगा? तो चुंबकीय द्विध्रुव में एक ध्रुव N है और एक ध्रुव S है। तो N से जो है वो पहला चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा B1 और S से जो है वह दूसरा चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? तो B बराबर μ0/4 पाई m/r²। अब बात यहाँ पर ये आती है कि आखिर r का मान क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो r है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक l है। तो लंब का मान r है और आधार का मान, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है √ लंब स्क्वायर और जोड़, तो r² प्लस l² आ गया। वही चीज वहां पर भी हुआ, कोई दिक्कत? तो बीच का दूरी भी निकल गया। अब यहाँ पर हम आसानी से B1 और B2 का मान निकालेंगे, रख देंगे। तो B1 और B2 का मान निकालेंगे तो एक जगह B1 बराबर आएगा μ0/4 पाई प्लस m आएगा और उसके बाद आएगा r², तो √l² और प्लस r² का होल स्क्वायर हो जाएगा। बाद में ये अंडर रूट हट जाएगा जब स्क्वायर है तो। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होगा, -m आएगा। लेकिन निरक्षीय स्थिति में गणना करने के लिए दिखा देंगे कि एक प्लस है और एक माइनस है, पर पॉजिटिव ही लेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका भी आएगा μ0/4 पाई इंटू m/√l² प्लस r² का होल स्क्वायर। स्क्वायर जब कर देंगे तो l² और प्लस r² आ जाएगा। अब l² और प्लस r² जो आएगा उस l² प्लस r² का मान इसके भी बटा में है, B1 के भी बटा में है, दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा cos थीटा इंटू 2 μ0/4 पाई m/l² और प्लस r²। अब इसकी सारी की सारी गणना cos थीटा पर डिपेंडेंट हो जाएगी। और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में, तो cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, तो आधार का काम L और कर्ण का काम। अब इसका मान रख करके हल कर देंगे, जो आएगा वही चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा। नहीं तो सारा गणना मौखिक कर देंगे, टॉपिक को खत्म हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि आगे क्या होगा। तो लिखेंगे कि माना कि NS क्या है? माना कि NS एक चुंबकीय द्विध्रुव है। एक चुंबकीय क्या है?
द्विध्रुव है, जिसका ध्रुव क्रमशः क्या है, N तथा S है, एवं इसकी ध्रुव प्रबलता कितना है, +m तथा -m है। कोई दिक्कत? चुंबक की प्रभावी लंबाई 2l है ना जी। चुंबक की प्रभावी लंबाई 2l है। तो आप देखिएगा क्या होगा, चुंबक की प्रभावी लंबाई है 2l तथा निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या स्थित है, P स्थित है, जहां दोनों ध्रुवों के कारण क्या ज्ञात करना है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या स्थित है, P स्थित है, जहां चुंबकीय द्विध्रुवों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, अब अगर मान ज्ञात करना है तो ध्रुव N के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। किसके कारण? ध्रुव N के कारण, और उसके बाद ध्रुव S के कारण। ध्यान दीजिएगा, ध्रुव N के कारण क्या होगा, लिखेंगे इसलिए ध्रुव N के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो क्या बोला जाएगा, V1 ना। तब V1 बराबर म्यू 0 में 4 पाई, और जैसे ही म्यू 0 में 4 पाई आया तो अब होता है m/r²। तो इसका जो ध्रुव प्रबलता है वो +m है, और r², तो r का मान तो √L² और +r² कर रहा है। तो अब अंडर रूट लिखेंगे और हो जाएगा L² और प्लस का होल स्क्वायर। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0 में कितना, 4 पाई, तो m में अब आ जाएगा L² और प्लस समीकरण 1। अब ध्रुव N के बाद किसको देखेंगे, ध्रुव S के कारण। तो ध्रुव S के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो क्या होगा, अब जब इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो अब हो जाएगा V2। तो V2 अब इसका S है, तो S का जो ध्रुव प्रबलता है वो कितना है, -m है। तो -m से गणना करेंगे तो हो जाएगा V2 बराबर म्यू 0 और बटे में कितना, 4 पाई, और हो जाएगा -m बटे में। अब r का काम यहाँ पर भी तो यही कर रहा है ना, तो √L² r² का होल स्क्वायर। तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, म्यू 0 बटे में कितना, 4 पाई, और -m बटे में L² और प्लस r² समीकरण। कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए इसके घटकों का जो है वो क्रम देखेंगे। तो लिखेंगे कि चूंकि बिंदु P निरक्षीय स्थिति में स्थित है और इसके चुंबकीय घटक 2 होंगे, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक में जो ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो है V1 sin थीटा और V2 sin थीटा। दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है, V1 sin थीटा ऊपर की ओर और V2 sin थीटा नीचे की ओर। दिशाएं विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देती है। तो जब निरस्त कर देती है तो चुंबकीय घटक बचता है V1 cos थीटा और V2। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर हो जाएगा V1 cos थीटा और प्लस V2 cos थीटा। क्लियर है? तो अब हम लिखेंगे कि चूंकि बिंदु P कहाँ स्थित है, निरक्षीय स्थिति में क्या है, स्थित है, निरक्षीय स्थिति में स्थित है, जहां चुंबकीय क्षेत्र के 2 घटक हैं, जहां
चुंबकीय क्षेत्र के कितने घटक हैं? जहां चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक हैं, जहां चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक हैं, जो कि बी साइन थीटा एवं बी कॉस थीटा है। तो अब ध्यान देना, जो बी साइन थीटा है उसे बोला जाता है ऊर्ध्वाधर घटक, और जो बी कॉस थीटा है उसे क्षैतिज घटक बोला जाता है। तो लिखेंगे कि क्षैतिज घटक बराबर है B1 कॉस थीटा तथा B2 कॉस थीटा, और उसके बाद है उदग्र घटक या लंबवत घटक। तो ये है B1 साइन थीटा तथा B2 साइन थीटा है, यही ना जी। उदग्र घटक है B1 साइन थीटा तथा B2 साइन थीटा, जिसका दिशा एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। लिखेंगे जिसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो अगर एक दूसरे के विपरीत है तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा? निरस्त। अतः ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ये जाना कि यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो अब हमें ये समझ में आ गया कि इसलिए बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा कुल चुंबकीय क्षेत्र? तो कुल चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B बराबर B1 कॉस थीटा ना, अब प्लस कितना? B2 कॉस थीटा, क्योंकि अब तो शेष चुंबकीय क्षेत्र यही बच रहा है। एक बच रहा है B1 कॉस थीटा और एक बच रहा है B2 कॉस थीटा। B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा, इसलिए यह निरस्त हो गया क्योंकि इसकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। अब जब हम B1 और B2 का मान देखेंगे तो ये तो पता है, लेकिन कॉस थीटा का मान पता है। तो कॉस थीटा का मान अगर हम फिगर से निकालेंगे तो बताए थे लेक्चर के दौरान, आधार बटा में कर्ण, तो आधार का काम L और कर्ण का काम अंडर रूट L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। बहुत ही आराम से लेके चल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? तो आधार बटा में कर्ण करेंगे तो L बटा में अंडर रूट L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। ध्यान देना। तो अब जो है वो हम देखेंगे यहाँ पर चित्र से कॉस थीटा का मान लिखेंगे। चित्र से कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, तो L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। तो B बराबर अब क्या हो जाएगा? B बराबर हो जाएगा B1 प्लस कितना? B2। कॉस थीटा को कॉमन कर देना। अब देखो B बराबर B1 का मान बताओ कितना होगा? तो B1 का मान होगा म्यू जीरो और बटे में कितना? 4 पाई और m बटे में L स्क्वायर और प्लस कितना? प्लस B2 का मान म्यू जीरो और बटे में कितना? और m बटे में L स्क्वायर और प्लस। निरक्षीय स्थिति में ध्रुव प्रबलता को प्लस ही लिया जाता है जब फाइनल गणना करना होता है, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर आ गया ये प्लस में, इनटू में क्या है? इनटू में है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान क्या आया है? L बटे में अंडर रूट L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। अब इसकी गणना अगर हम करें तो B बराबर म्यू जीरो बटे में 4 पाई m बाई L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस म्यू जीरो बाई 4 पाई m बाई L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। एक ही जैसा ना है, तो ये हो जाएगा 2 म्यू जीरो बटा में 4 पाई m बटे में L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। ऐसा गणना करने में बड़ा मजा आता है। कैसे? तो एगो म्यू जीरो बटा में 4 पाई m बटा में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, एगो म्यू जीरो बटा में 4 पाई m बटा में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 गो म्यू जीरो बटा में 4 पाई m बटा में L स्क्वायर जोड़ R स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद क्या करेंगे? तो इसके बाद है L, इसके बाद है L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर के पावर 1 बटे में। अब गणना यहाँ संपन्न कर रहे हैं। म्यू जीरो बटे में कितना? 4 पाई, और सेट भी करते चल रहे हैं। म्यू जीरो बटे में 4 पाई को बाहर, m को करते हैं पहले, इंटू 2 का गुणा करते हैं L में, तो क्या हो जाएगा?
और बटा में कितना है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो इसका पावर कुछ नहीं है तो एक है ना, और इसका 1/2 है, तो एल स्क्वायर और प्लस ए का जोड़ 1 में। अब इसको और हल करेंगे, देखते हैं कि इसका मान क्या मिलता है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा म्यू 0 बटे में कितना 4 पाई, और m इंटू 12 के जगह पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से कैपिटल M होगा कि नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, कैपिटल M, और बराबर कितना है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 बटे में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बटे में 2। अब यहाँ पर कैसे हुआ, तो कैपिटल M बराबर होता है प्लस माइनस M और इंटू कितना 12, तो हमने रख दिया यहाँ पर। अब b बराबर क्या होगा, तो b बराबर ये जो मान आया है इसमें अगर हम देखें तो जो चुंबक है उसका प्रभावी लंबाई 12 है और उसके मध्य बिंदु से ध्रुवों के बीच की दूरी है L, और निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। तो R का मान जितना चाहें उतना ले सकते हैं, लेकिन L का मान चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई है तो सीमित होगा, यानी R की तुलना में L का मान कम होगा या नहीं होगा। तो लिखेंगे कि चूंकि R की तुलना में आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या आर भी लिख सकते हैं कि आर की तुलना में एल का मान कम होगा, इसलिए एल का मान अति अल्प होगा। तो एल का मान अति अल्प होगा तो रख दीजिए 0, और 0 रखिएगा तो 0 का स्क्वायर 0 भी ना होगा। तो आर की तुलना में, या कई लोग लिखते हैं कि आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर का मान क्या होगा, अति अल्प होगा। तो अगर यह अति अल्प होगा तो क्या होगा, अर्थात एल स्क्वायर बराबर 0 होगा। अब इस पर गणना फाइनल करते हैं, तो b बराबर म्यू 0 बटे में 4 पाई कैपिटल M बटे में एल स्क्वायर का मान 0, आर स्क्वायर के पावर 3 बटे में 2, तो b बराबर हो जाएगा म्यू 0 बटे में कितना 4 पाई, M ऐसे ही आर स्क्वायर है तो अब आ गया आर स्क्वायर के पावर 3 बटे में, तो 2 से 2 कट गया ना, तो b बराबर हो गया म्यू 0 बटे में कितना 4 पाई, और ये क्या हो जाएगा m बटे में r का। बताओ क्या ये जो व्यंजक मिला है वह स्थिर वैद्युत में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक के तुल्य है कि नहीं है। वहाँ P था, यहाँ क्या है M, वहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 था, यहाँ म्यू 0 बटे में। तो अब ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि कम से कम उस चैप्टर को तो तैयार कर लें। उस चैप्टर को तैयार करोगे तो ये चुंबकत्व तो एकदम तैयार हो जाएगा। सारा टॉपिक वैसे ही मिलेगा, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा वहाँ वैद्युत क्षेत्र मिलेगा, वहाँ जहाँ वैद्युत विभव होगा वहाँ चुंबकीय विभव मिलेगा, जहाँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली के रखे जाने पर लगने वाला बल, तो इसमें आएगा चुंबकत्व में कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली के रखे जाने पर लगने वाला बल। सारा टॉपिक वही मिलेगा, मेरे दृष्टिकोण से सारा टॉपिक वही मिलेगा, और उसी हिसाब से बता करके ले भी चल रहे हैं। अब आएगा एक अगला टॉपिक और वो होगा चुंबकीय विभव। तो चुंबकीय विभव समतुल्य होगा किसके, वैद्युत विभव के। और चुंबकीय विभव निरक्षीय स्थिति में और अक्षीय स्थिति में जितना मान मिलेगा वह ठीक समतुल्य होगा वैद्युत विभव के निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति में प्राप्त हुए चुंबकीय विभव के मान के। तो इसी वजह से आप उस चैप्टर को कम से कम तैयार कर लीजिए। बाकी ये चैप्टर कुछ है नहीं, समझ में आ रहा है ना। एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो गणना देखने में भले इतना जो है वो लग रहा है, या ये लग रहा होगा कि बाप रे बाप इतना गणना धीरज सर एक ही बार कैसे कर दे रहे हैं, हती को दिमाग है हथना सब कैसे बड़ा बड़ा रख दे रहे हैं। कुछ नहीं है, ट्रिक से। ट्रिक जब तक आपको समझ में आ गया, या जब तक नहीं समझ में आया तब तक दिक्कत है, और जब समझ में आ गया तो आसान है। ठीक है, नोट कीजिए, इसके बाद अगले क्लास में देखिए।